वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और नमस्कार। तो पिछली क्लास में हमने कोशिका या सेल के ऊपर सारे जितने भी उसके सेल ऑर्गन हैं, कोशिकांग हैं, उन पर बात कर ली थी, है ना। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो कृपया आप जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करें, है ना। मेरा ये नंबर है, इस नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा जो पेड बैच है उसमें आप ऐड हो जाइए, क्योंकि जो क्लास 4 है वो पेड क्लास है और इसके आगे आने वाली जितनी भी क्लासें हैं वो सभी पेड रहेंगी। इस क्लास को हमने ओपन रखा है और पब्लिक रखा है, जिससे आप लोग भी इसको पढ़ सकें और देख सकें, है ना, कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आज हम केवल और केवल न्यूक्लियस पर बात करने वाले हैं, है ना, डीएनए पर बात करने वाले हैं और फिंगरप्रिंटिंग पर बात करने वाले हैं, है ना। ये टॉपिक इसलिए मैंने ओपन रखा है क्योंकि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इस टॉपिक को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि डीएनए क्या है। डीएनए क्या है। एक बात हमेशा याद रखना, जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है, जिन लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, है ना, उनको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, किस तरीके से कोशिका बनी है, किस तरीके से कोशिका में कोशिकांग बने हैं, उन सभी की चर्चा हमने पूर्णतः बहुत अच्छे से कर ली है ना। तो यहाँ हम डीएनए को पहले समझेंगे, तभी हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आएगी। और डीएनए समझने के लिए न्यूक्लियस को समझना जरूरी होता है। अब आप कहेंगे न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस केंद्रक होता है। हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक होता कहाँ है, तो केंद्रक जो है ये कोशिका में होता है। ठीक है, केंद्रक ही जो है ये कोशिका में होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कोशिका क्या है, तो कोशिका का जो पहला चैप्टर है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है ना। तो कोशिका में जैसे यहाँ पर क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसको भी हमने डिटेल से समझ लिया, है ना। गोल्जी बॉडी को भी हमने समझ लिया, हरित लवक को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है उसको भी समझ लिया। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या होता है उसको भी हमने समझ लिया, रिक्तिका क्या करती है उसको भी हमने समझ लिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, है ना। इस तरीके के जितने भी सेल ऑर्गन हैं सब पर हमने डिटेल से चर्चा कर ली है, जिसका पूरा जो वर्णन है, जो व्याख्यान है, वो क्लास 4 में दिया गया है। ठीक है, तो केवल और केवल एक सेल ऑर्गन बचा था, एक कोशिकांग बचा था, जिसका नाम है केंद्रक। जिसका नाम क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक पर आज हम चर्चा करेंगे। और केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की भी चर्चा आज की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये केंद्रक है, ये केंद्रक सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर में होता है। तो सबसे पहले ये किसने बताया, ठीक है, तो पहले हम करेंगे केंद्रक की चर्चा, फिर बाद में डीएनए की चर्चा होगी, क्योंकि बेसिक से समझने में ही बात बनती है। ठीक है, डायरेक्ट याद करने से वो चीज़ें उतने लंबे समय तक हमें याद नहीं रहती, है ना। तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर मैं केवल और केवल केंद्रक का डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। ये जो है साइड में ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इस तरीके से केंद्रक होता है, इसके बीच में केंद्रिका होती है और इसमें कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़े होते हैं, और इसमें एक पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका केंद्रक। ठीक है, केंद्रक इंग्लिश में से न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक की सबसे पहले खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में डिफाइन किया था, और इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई कि इससे ये पता चला कि केंद्रक जो है वो सेल का पूरा कंट्रोल करता है। ये जो खोज है ये 1831 में हुई थी, और इसी कारण केंद्रक को हम मस्तिष्क ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है।
कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि कोशिका की सभी जो चीज़ें हैं वो सही से कंट्रोल करने का काम केंद्रक का होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी। अब इस केंद्रक में होता क्या है? केंद्रक में सबसे जो बाहरी आपकी बॉल दिख रही है इसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, है ना। और इसी को इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर जो द्रव भरा है इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में से न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। दो शब्द सामने आते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे कि केंद्रक के अंदर क्या भरा होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, और सेल के अंदर क्या भरा होता है तो साइटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है और कोशिका द्रव्य हिंदी में कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, है ना। ये कई बार आता है, ठीक है। केवल कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करेंगे तो वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, केवल केंद्रक के अंदर भरे हुए द्रव्य की बात करेंगे तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाएगा, और दोनों को एक साथ अगर हम पढ़ेंगे तो वो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाएगा। बात क्लियर है। और इसी जीव द्रव्य को भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, इसी कारण इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। अब इसके अंदर एक छोटा सा अंग पड़ा होता है, इसको कहा जाता है केंद्रिका। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है केंद्रिका। इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, है ना। इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसकी जो खोज है वो फोंटाना के द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज है, केंद्रिका की खोज जो है वो फोंटाना के द्वारा की गई थी, जबकि इसका जो नामकरण है वो ब्रैडमैन के द्वारा किया गया था। जबकि इसका जो नामकरण है वो ब्रैडमैन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट करके रखना, है ना। फोंटाना के द्वारा बताया गया था और नामकरण ब्रैडमैन के द्वारा की गई थी, है ना। एक क्रिकेट का प्लेयर था सनडॉन ब्रैडमैन, तो उसके आधार पर आप इसका नाम याद रख सकते हैं, है ना। ये मत समझना कि ये वही है, ठीक है। अब इसी केंद्रक के अंदर ये जो छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यही डीएनए और आरएनए कहलाती हैं, ठीक है। यही डीएनए कहलाता है और इसमें आरएनए भी भरा होता है, ठीक है। डीएनए भी भरा होता है, आरएनए भी भरा होता है ना। इन्हीं के अंदर फिर क्रोमोसोम भी होता है, तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, है ना। क्रोमोसोम को मैं डिटेल से आपको अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। यहाँ पर हम इस चैप्टर को सेपरेट रखते हैं, डीएनए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए की, कि डीएनए क्या है। ये शब्द आप कई बार सुनते होंगे, जैसे आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल वगैरह, सीआईडी वगैरह आप देखते हैं, तो अगर अपराधी का कुछ भी भाग थोड़ा बहुत मिल जाता है, जैसे उसका बाल मिल गया, उसकी त्वचा मिल गई, उसका खून मिल गया, तो उससे वो पता कर लेते हैं कि ये किस व्यक्ति ने खून किया है या किस व्यक्ति ने चोरी की है, उससे ये पता चल जाता है। तो आज आपको पता चलेगा कि वो कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको पुलिस चेक करती है, कहाँ करती है, उसका मुख्यालय कहाँ है, और उसमें क्या क्या तकनीकें हैं, है ना। शरीर के भाग से किस तरीके से डीएनए निकाला जाता है, एक्चुअल में डीएनए होता क्या है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने खोजी थी, कैसे की जाती है, तमाम तरीके के जितने भी सवाल हैं वो आज आपके इस लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, है ना। तो दो चैप्टर हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम बाद में समझेंगे, पहले हम बात करेंगे डीएनए की, क्योंकि जब डीएनए को समझोगे तभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो नाम है वो है डीऑक्सी। डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो, एन का मतलब होता है न्यूक्लियो, और ए का मतलब होता है एसिड। ये उसका फुल फॉर्म है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आप कहेंगे है क्या, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। डीऑक्सी राइबो जो है एक प्रकार की शुगर होती है ना, और ये प्रोटीन के साथ जुड़ी होती है ना। फॉस्फेट शुगर होती है जो प्रोटीन के साथ जुड़ी होती है, जो डीएनए का निर्माण करती है। ये बताया किसने, ये सबसे पहले ये इसकी जो खोज है वास्तविक तौर पर वो फ्रेडरिक मीसर के द्वारा की गई थी, है ना।
फ्रेडरिक मीसर, कहीं कहीं मीसचर भी लिखा रहता है, कुछ बुकों में मीसचर भी लिखा हुआ है ना। अब आप कहेंगे हमने तो वाटसन एंड क्रिक पढ़ा है ना, तो यहाँ पर मैं आपको सही से बताऊंगा कि किसने खोजा, किसने उसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया, किसने उसका द्विकुंडलित मॉडल दिया, है ना, किसने उसको परखनली में खोजा, किसने उसको एक्सरे के द्वारा खोजा, है ना। हम तमाम तरीके की जितनी भी खोजें हैं बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो खोज का श्रेय है वो फ्रेडरिक मीसर को जाता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाए। ये थोड़ा सा बता पाए कि केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में कुछ ऐसा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कुछ गुणों को ले जाने का काम करता है ना। ऐसा बताया, ज़्यादा कुछ डिटेल से नहीं बता पाए, इसलिए इनको उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है। फिर इसके बाद एक भाई साहब आए जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का क्या मॉडल दिया? द्विकुंडलित मॉडल। इसे डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डबल हेलिक्स। तो आप कहेंगे डबल हेलिक्स क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। फिर इन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का एक्सरे द्वारा विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? एक्सरे द्वारा विश्लेषण किसने किया गया? मतलब इन्होंने मॉडल दे दिया, फिर उसके बाद एक्सरे से उसको आइडेंटिफाई करने का काम किसने किया? ये किया विल्किंसन ने। किसने किया? विल्किंस। कहीं कहीं विल्किंस लिखा रहता है, कहीं कहीं विल्किंसन लिखा रहता है। ठीक है, विल्किंस के द्वारा किया गया। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि डीएनए को परखनली में किसने आइडेंटिफाई किया? ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में शायद पूछे, क्योंकि इतने लेवल तक एग्जाम नहीं जाता। तो ये किया था कॉनबर्ग ने। किसने किया था? कॉनबर्ग, है ना। कॉनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, इसमें केवल एक में सन याद रखना, इसमें 1953, है ना। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। बस इसके बाद इनमें सन ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ हमने ऐतिहासिक बातें की, है ना, कि खोज कैसे हुई, किसने खोजा, क्यों खोजा, कैसे खोजा, अलग अलग खोजें हमने यहाँ पर देख ली। अब जो डीएनए है, ये जो डीएनए है वो किससे बना होता है? ये बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, और इसी से क्या बना होता है? डीएनए बना होता है। थोड़ा सा और हम इसको डिटेल से देखें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ये न्यूक्लियोसाइड से बनता है। ये किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड से बनता है। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड है ना, या न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और इससे बनता है न्यूक्लिक एसिड, है ना। हिंदी में से न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो इस तरह की कुछ चेन होती हैं जो डीएनए बनाती हैं। अब कैसे बनाती हैं, तो यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके से। ये है डीएनए का मॉडल, इसी को कहा जाता है। ये जो चित्र है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसी को क्या कहा जाता है? डबल हेलिक्स मॉडल और द्विकुंडलित मॉडल, है ना। ऐसा डायग्राम वास्तविक रूप में दिया गया था। कभी कभी आपने, है ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी देखा होगा, वो कभी कभी मशीनों में चेक करते हैं, फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा। तो इस तरीके से आकार उसका दिखाई देता है। इसमें से ये कहलाता है सिंगल हेलिक्स, है ना। एक हेलिक्स ये है और एक हेलिक्स ये है ना। तो इस तरीके से डबल हेलिक्स आपस में, है ना, इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, और यही डीएनए कहलाता है। अब आप कहेंगे कि डीएनए करता क्या है? तो डीएनए का सबसे अहम काम क्या है? सबसे अहम काम है, अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले आप डायग्राम को समझ लो, अभी आगे मैं बताऊंगा डिटेल से। ये जो हेलिक्स है, इसमें कभी कभी लंबाई पूछी जाती है। इसकी यहाँ तक की जो लंबाई है ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ तक की लंबाई जो है
वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्राम होती है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्राम होती है ना। और इसमें एक इसकी यहाँ तक इसकी लंबाई 3.4 एंगस्ट्राम होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है। और इसमें एक बीच में एक्सेस होता है, इसमें एक बीच में एक्सेस होता है, ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है इस तरीके से, एक में पहले 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं। अब ये 2-3 क्यों होते हैं मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि क्यों होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके का कोई चित्र होता है जो डीएनए का डायग्राम कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती हैं। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए जो है इसमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो उस प्रोटीन को कहा जाता है, हिंदी में लिखता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा, नाइट्रोजनी क्षार, इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो इसमें कुछ क्षार पाए जाते हैं। इसी क्षार से क्वेश्चन आता है कि डीएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है। तो डीएनए में पहला होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन, ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि प्यूरीन प्रोटीन या नाइट्रोजनस क्षार कहाँ पाया जाता है। तो आप क्या लगाएंगे, डीएनए में। पिरिमिडीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाकर वो क्वेश्चन देगा तो पूछेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। प्यूरीन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर बना होता है। प्यूरीन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर बना होता है। और जो पिरिमिडीन है ये थायमिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है, इसमें एक और होता है यूरेसिल, है ना। इसी पिरिमिडीन में यहाँ साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, जो अब अभी हम आगे आरएनए में पढ़ेंगे, है ना। कई बार क्वेश्चन आया है कि डीएनए और आरएनए में बेसिक अंतर क्या है। तो यही अंतर है कि जो नाइट्रोजनी क्षार हैं उसमें यहाँ पिरिमिडीन वाले चैप्टर में साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अब आप कहेंगे ये इतने कठिन नाम हैं, तो इनका मतलब क्या है। इनका मतलब कुछ नहीं है, जो आप खाना खाते हैं ना, जिसमें प्रोटीन प्राप्त होता है, उस प्रोटीन से बनने वाली जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वो आपके शरीर के अंदर पड़ी होती हैं, उन्हीं को हम ये नाम देते हैं, ठीक है। ये अलग अलग काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, इनके बीच में देखो जो ये प्रोटीन है ये अलग अलग ग्रुप में है, लेकिन इनके बॉन्ड अपोजिट होते हैं। इसका बॉन्ड जो है वो इससे नहीं बनता, एडेनिन का जो बॉन्ड है वो ग्वानिन से नहीं बनता, बल्कि एडेनिन का जो बॉन्ड है वो थायमीन से बनता है, और ग्वानिन का जो बॉन्ड है वो साइटोसिन से बनता है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना, वेरी मोस्ट आईएमपी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेनिन और थायमीन आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं, सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध, ये इनमें से कोई नहीं, तो डबल बंध। और ग्वानिन और साइटोसिन किस बंध से जुड़े होते हैं, तो ट्रिपल बंध, है ना, ट्रिपल बंध, अपोजिट हैं एक दूसरे से। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अभी भी कुछ लोग जिनका विषय साइंस नहीं है उनको थोड़ा सा डीएनए अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से उदाहरण से समझाता हूं कि डीएनए है क्या, ठीक है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि आपने जब खाना खाया तो खाना में जो प्रोटीन होता है, जैसे दाल खाई, अंडा खाया, अपना मांस खाया, तो उसमें जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन आपस में टूटता है और छोटी छोटी चेन बनाता है, छोटे छोटे कण बनते हैं, है ना, चेन के फॉर्म में। और यही कण आपकी जाकर सेल में चले जाते हैं, कोशिका में। अब कोशिका में आपको बहुत अच्छे से बता चुका था कि आपका जो शरीर है ये पूरा कोशिका से बना है, एक के ऊपर एक कोशिका रखी है और आपका शरीर तैयार हुआ है,
इसी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी कोशिका, ये कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है। इसी केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए आरएनए पड़ा होता है। आपने प्रोटीन खाया, इससे डीएनए आरएनए तैयार हो गया। इससे क्या हो गया, डीएनए और आरएनए तैयार हो गया। तो अभी हम केवल डीएनए की बात करते हैं। अब ये तैयार क्यों होता है, इसका कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही समझ लो कि इसका कार्य क्या है। ये कार्य क्या करता है, आसान भाषा में समझो। आपके जीवन में आप जितने भी काम करते हैं, आपके जीवन में आप जितने भी काम करते हैं, उनके सारे जितने भी गुण हैं, सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टर हैं, वो सभी मानव अपना इसी डीएनए में कोडेट करता चला जाता है। क्या करता चला जाता है, कोडेट का मतलब संरक्षित करता चला जाता है। अब ये दो प्रकार से होता है, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। अब ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, तो मानव के दो गुण होते हैं। एक गुण होता है उसका आंतरिक गुण। एक गुण क्या होता है, आंतरिक गुण। जैसे कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है ना, कोई बहुत अच्छा सिंगर है ना, कोई बहुत अच्छा धावक है, रेसर है, कोई बहुत अच्छा बॉक्सर है, कोई पढ़ने में अच्छा है। तो ये क्यों होता है, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये कहें कि वो मेहनत करके बना है, तो ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। अगर आप लता मंगेशकर को कितनी ही प्रैक्टिस करवाते क्रिकेट की, तो वो सचिन जैसी क्रिकेटर कभी नहीं बन पाती। और सचिन तेंदुलकर को आप कितने ही गाना मतलब सिंगिंग की प्रैक्टिस कराते, तो कभी वो सिंगर नहीं बन पाते। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर वो गुण जन्मजात थे। वो कैसे गुण थे, जन्मजात थे, है ना। एक सर्वे के अनुसार 80 से 90% जो गुण है वो जन्मजात होते हैं। 10% प्रभाव ही हम अपनी मेहनत के द्वारा उस पर डाल पाते हैं, है ना। तो ये गुण जन्मजात होते हैं। अब ये गुण जन्मजात होते हैं तो कैसे होते हैं, तो ये भाई साहब डीएनए के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। ये जो गुण हैं, सारे जितने भी आपके गुण हैं, वो आप किस में डालते जाते हैं, डीएनए में डालते जाते हैं। और जो बच्चा जिस डीएनए के साथ पैदा होता है, जो बच्चा जिस डीएनए के साथ पैदा होता है, उसमें उसी प्रकार की कौशल स्किल दिखाई देती है। जैसे आपने देखा है, कोई बच्चा जो रहता है वो बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि का रहता है, और उसको एक बार में चीज़ें याद हो जाती हैं, वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कर लेता है ना। वो पढ़ाई में भी होशियार होता है, वो खेल में भी टॉप करता है, वो रंगमंच पे भी काम करता है, वो गाने में भी बहुत आगे रहता है। और एक बच्चा आपने देखा होगा जो हर एक चीज़ में डल रहता है। उस डल बच्चे को हम माहौल देते हैं, हम उसे प्राइवेट स्कूल पहुंचाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पहुंचाते हैं, है ना, ताकि संगत अच्छी हो, माहौल अच्छा हो। लेकिन फिर भी 10% 20% फर्क पड़ पाता है। लेकिन 80% 90% जो जन्मजात उसका डीएनए गुण है, वो नहीं बदलता। इसलिए बार बार ये बात चल रही है कि अच्छा डीएनए लाओ, अच्छे डीएनए की हाइब्रिड प्रजाति बनाओ। जैसे आपने देखा होगा, है ना, कि बहुत सारी प्रजातियां आजकल बनने लगी हैं, बहुत सारी प्रजातियां बनने लगी हैं, है ना। पौधों की प्रजातियां बनाई जा रही हैं, जानवरों की प्रजातियां बनाई जा रही हैं। वो प्रजातियां डीएनए से ही बनाई जाती हैं। अब आप कहेंगे डीएनए से कैसे बनाई जाती हैं, तो जैसे मान लो एक पौधा है जो ज़्यादा उत्पादन करता है, एक पौधा है जो ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन कम पानी में नहीं रह सकता। इसे पर्याप्त पानी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। और एक पौधा ऐसा है जो उत्पादन तो कम करता है, लेकिन कम पानी में जीवित रह सकता है, तो कम पानी का डीएनए निकाल लिया हमने, है ना, और अच्छे उत्पादन वाले पौधे का डीएनए निकाल लिया, दोनों के डीएनए को मैच कर दिया और एक नया डीएनए बना लिया। इसी को कहते हैं हम हाइब्रिड प्रजाति। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड प्रजाति, है ना। और नई प्रजाति तैयार हो जाती है। जैसे आपने गेहूं वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी गेहूं अब आने लगी है ना। पहले आपने शिमला मिर्च नहीं देखा होगा, तो शिमला मिर्च में क्या किया गया था, यही शिमला मिर्च में टमाटर का डीएनए निकाला और मिर्ची का डीएनए निकाला। टमाटर का डीएनए और मिर्ची का डीएनए दोनों मर्ज करा दिए, हाइब्रिड प्रजाति बन गई, जिसे आप शिमला मिर्च कहने लगे। शिमला मिर्च को कभी ध्यान से देखना आप, उसमें टमाटर के गुण भी दिखाई देते हैं और मिर्च के गुण भी दिखाई देते हैं। तो ये किससे बनता है, इस डीएनए से बनता है। और ये डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर ये उपस्थित होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम जो खाना खाते हैं, उसी खाना में से जो प्रोटीन बचता है, उसी प्रोटीन से हम अपनी कोशिका में ऐसी चीज तैयार करते हैं जो हमारे गुणों को सुरक्षित करने का काम करती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक मनुष्य के उदाहरण से भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा है कि किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति अगर लंबा है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी लंबे होते हैं, उनके आने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी लंबे होते हैं।
अगर उनका खानदान गोरा है तो आने वाले बच्चे भी गोरे होते हैं, आने वाले बच्चे भी गोरे होते हैं। अब आप कहेंगे कभी कभी तो ऐसा नहीं होता है ना, तो देखो 1% चांस होता है, 10% है, 1 से 10% चांस होता है कि वो गुण मैच ना हो। अब इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो पूरा चैप्टर म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है। तो म्यूटेशन और उत्परिवर्तन को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। बदलाव होता है, मैं मानता हूँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये अलग बात है ऐसा, लेकिन 80 से 90% जो है वो उसी गुण को लेकर आगे बढ़ेगा, उसी गुण को लेकर आगे बढ़ेगा। 10% भले ही चांस होता है कि भाई जैसे मान लो किसी के पिताजी लंबे हैं और बच्चा बौना पैदा हो जाए, कम चांस रहेंगे, लेकिन अधिकांश तौर पर आप बच्चे में माता पिता के गुण जरूर देखेंगे, जरूर देखें। अगर वो बदल जाते हैं तो वो किसी कारण से बदलते हैं जो म्यूटेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें यूप्लॉइडी, एनोप्लॉइडी, ऐसे बहुत सारे टाइप हैं जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन अधिकांश तौर पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तीव्र बुद्धि का है तो पूरा जो परिवार है वो तीव्र बुद्धि का होगा। अगर कोई वर्ग थोड़ा सा अजीब है ना, तो वो वैसा ही रहेगा। तो इसका प्रभाव किससे होता है? डीएनए से होता है। किससे होता है? डीएनए से होता है। अब ये प्रभाव दो तरीके से होता है। डीएनए में हम 2 प्रकार के गुण डालते हैं, है ना, इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप काम करोगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा बीज काटोगे, है ना, वैसी फसल काटोगे। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी काम आज आप करते जा रहे हैं, जितने भी काम आप करते जा रहे हैं, वो सारे काम आप अपने डीएनए में डालते जा रहे हैं। आपने सारे गुण आप डीएनए में डालते जा रहे हैं, और जब आपके बच्चे पैदा होंगे तो वो उसी गुणों के साथ पैदा होंगे जो आपने किए हैं। तो जैसा आपने किया है वैसा ही फिर बच्चे आपके साथ करेंगे, क्योंकि वो उसी डीएनए के साथ पैदा होंगे, है ना। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करो ताकि जो फल है वो भी अच्छा मिले, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या करता है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, डीएनए जो है वो गुणों को 2 रूपों से अपने अंदर समाहित करता है। पहला प्रकार होता है जीनोटाइप, है ना, जीनोटाइप, और दूसरा होता है फिनोटाइप, है ना। थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि जीनो और फिनो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप जीन वगैरह पढ़ लेंगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा। जीनोटाइप का मतलब ये है कि वह गुण जो आपके आंतरिक अंदर होते हैं, आंतरिक अंगों में होते हैं। आंतरिक अंगों से मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी बीमार नहीं पड़ते। मतलब उनका अंदर का जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत होता है, चाहे प्रतिरोधक क्षमता हो, चाहे लीवर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो। कुछ बच्चों को आप कुछ भी दे देंगे वो बढ़िया तरीके से पचा जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा भी खा लेंगे बाहर का बीमार हो जाते हैं। कैसे? उनके अंदर के जो अंग हैं वो किस गुण या किस डीएनए के साथ तैयार हुए हैं, तो उसके आधार पर वो जीनोटाइप गुणों को निर्धारित करता है, ठीक है। कुल मिलाकर वह गुण जो आपको सामान्य आंखों से दिखाई ना दें, जो सामान्य आंखों से व्यक्ति में दिखाई ना दे, मतलब व्यक्ति के अंदर हों। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, तो आप ऐसा खड़ा है वो, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि ये क्रिकेटर है? नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक वो खेलेगा नहीं आपको कैसे पता। कोई सिंगर आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप उसे देखकर बता दोगे कि ये सिंगर है? नहीं बता सकते। जब तक वो गाना नहीं गाएगा तब तक आप उसे देख के नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उसका जो वो गुण है वो आंतरिक गुण है, और वो आंतरिक गुण विज्ञान में क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। मतलब वो आंतरिक डीएनए के गुण के आधार पर पैदा हुआ है। और एक गुण होता है आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये है कि जो आपको सामान्य आंखों से दिखाई देता है। जैसे किसी के परिवार में उसका डीएनए लंबाई के आधार पर था तो उनके बच्चे भी लंबे पैदा हुए, तो आप बच्चे को देखोगे तो आप देख के बता दोगे कि ये तो लंबा है। अगर बच्चा गोरा पैदा होता है तो आप देख के बता दोगे कि बच्चा गोरे डीएनए के साथ पैदा हुआ है। बात समझ में आ रही है? देख के बता दोगे कि इसके बाल लंबे हैं, लंबे बालों के डीएनए के साथ पैदा हुआ है। इसकी मसल्स का डीएनए बहुत अच्छा है इसलिए मजबूत पैदा हुआ है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मजदूर वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है ना, जो मेहनती होते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। आपने देखा होगा बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसका कारण डीएनए ही है। क्योंकि ये मजदूर इतनी मेहनत करते हैं कि इनका डीएनए बहुत मजबूत हो जाता है, और जब डीएनए इनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, तो बच्चों में भी वो क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिना कपड़े के धूप में घूमते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता। और वहीं राष्ट्रपति या नेता या मंत्री या विधायक के बच्चे को आप थोड़ा सा अगर धूप में दिखा दो, अरे थोड़ा धूप तो बहुत दूर की बात है, अगर वो एसी से बाहर आ गए,
एसी से बाहर आ गए तो उनको जुकाम हो जाएगा, कहीं बुखार आ जाएगा, हॉस्पिटल लेते जाएंगे, है ना, जुकाम हो जाएगा तो उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, है ना, तमाम तरीके की बातें हैं, है ना। तो आई होप आपको डीएनए का काम समझ में आ गया होगा और एक समझ डीएनए पे बन गई होगी कि डीएनए करता क्या है ना। अब अगर आप मेन साइंस का पेपर देते हैं और मेन साइंस में 3 नंबर या 6 नंबर में डीएनए लिखने को आ जाए, है ना, तो 15 नंबर में तो आप पूरा व्याख्यान कर देंगे और 6 नंबर में तो आप जितना मैंने बताया है सब लिख देंगे, लेकिन 3 नंबर में आपको स्टैंडर्ड परिभाषा लिखनी होगी। स्टैंडर्ड परिभाषा क्या कहती है कि डीएनए वह आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए वह आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है और गुणों को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? गुणों को निर्धारित करता है। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकता में जो गुण प्रभावित होते हैं या पहुंचते हैं वो डीएनए के आधार पर ही पहुंचते हैं। तो ये क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। एसआई में सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि आनुवांशिक की इकाई क्या है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे आनुवांशिकता क्या है ना, तो आनुवांशिकता को कहा जाता है इंग्लिश में जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, है ना। इसी जेनेटिक्स का अध्ययन जीन के आधार पर किया जाता है, जीन के आधार पर किया जाता है। और जो जेनेटिक्स है इसके पिता, जेनेटिक्स के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जेनेटिक्स जो है इसका अध्ययन जीन के आधार पर किया जाता है। और जीन क्या है ये आपको हमारे अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अगली जो क्लास आएगी उसमें जीन का पूरा ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है। तो जेनेटिक्स के जो पिता हैं वो सर ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। आनुवांशिकता के बारे में कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो और गहराई से अध्ययन कैसे जाते हैं वो किसने बताया? सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ये काफ़ी महान व्यक्ति थे। लगभग इन्होंने 10,000 प्रयोग किए। 10,000 प्रयोग किए किस पर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि आनुवांशिकता का अध्ययन। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया था कि जेनेटिक्स के पिता कौन कहलाते हैं, तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर एक एग्जाम है, कोई सा मुझे याद नहीं आ रहा, व्यापम का ही था, उसमें पूछा था कि मेंडल ने आनुवांशिकता का अध्ययन या अपना प्रयोग किस पर किया? तो ऑप्शन में अगर पौधे रहे तो आप पौधे लगा देंगे, है ना। रहेगा क्या? पौधे, जंतु, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, तब आप क्या लगा देंगे? पौधे लगा देंगे। या ऑप्शन में देगा कौन सा पौधा। चारों अगर ऑप्शन में पौधे रहे तो फिर आप क्या करेंगे? तो चारों पौधे में से आप लगाएंगे मटर का पौधा। कौन सा? मटर का पौधा। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया? पौधे पे किया। किस पौधे पे किया? मटर के पौधे पे किया। कभी अगर आपकी किस्मत खराब रही तो चारों ऑप्शन मटर रहेंगे, फिर आप क्या लगाएंगे? फिर उसमें लगेगा खट्टी मटर, मीठी मटर, गार्डन मटर और जंगली मटर। तब आप क्या लगाएंगे? मीठी मटर। क्या लगाएंगे? मीठी मटर। मटर की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, अलग अलग। जंगली मटर होती है ना, मीठी मटर होती है। तब आप क्या लगाएंगे? मीठी मटर पर सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया। हो सकता है कभी मीठी मटर भी ऑप्शन में ना रहे, तब आप क्या लगा देंगे? गार्डन मटर। मीठी मटर का ही अन्य नाम क्या है? गार्डन मटर। तो गार्डन मटर पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया, है ना। जब प्रयोग किया तो इससे क्वेश्चन बनना निश्चित है कि मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, मटर का विज्ञान में क्या नाम है, मटर का वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो पिजम सैटिवम या पाइजम सैटाइवम, ठीक है। पाइजम सैटाइवम मटर का नाम है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन था जेनेटिक्स का जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो डीएनए क्या करता है? हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया। क्वेश्चन क्या आया था एसआई में कि आनुवांशिक मानव में, मतलब आप में, मानव में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, क्वेश्चन ये आया था। तब उसमें ऑप्शन क्या था? डीएनए, जो कि इसका सही आंसर था, है ना। डीएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे। सही आंसर क्या था? आनुवांशिक पदार्थ आपका क्या है? डीएनए है। मतलब आपके जब बच्चे पैदा होंगे तो आपसे उनमें कौन सा पदार्थ आनुवांशिक के तौर पर जाएगा? डीएनए जाएगा। क्या जाएगा? डीएनए जाएगा। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है और डीएनए ऑप्शन में ना रहे, तब आप क्या लगा देंगे? जीन।
अब आप कहेंगे ये जीन क्या है? ये जीन इसी डीएनए के ऊपर मौजूद रहता है। इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट क्लास देखनी होगी और उसमें जीन और जीन के साथ गुणसूत्र है ना, जो आपके अंदर 46 पाए जाते हैं, 23 माता के आते हैं, 23 पिता के आते हैं और 46 से नया बच्चा बन जाता है। इसकी जो कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाले हैं। तो आई होप यहाँ आपको डीएनए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या है, करता क्या है। अब कुछ हम और देख लेते हैं कि डीएनए के प्रकार क्या हैं। अभी तक आपने डीएनए के प्रकार नहीं देखे होंगे, आज हम बताएंगे डीएनए के प्रकार, है ना। सबसे पहले एक प्रकार होता है इसका राइट हैंडेड डीएनए। एक होता है राइट हैंडेड डीएनए और एक होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। राइट हैंडेड को दक्षिणावर्त कहा जाता है ना, दक्षिणावर्त डीएनए कहा जाता है, और लेफ्ट हैंड डीएनए को वार्मावर्त डीएनए कहा जाता है ना। ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा अंदर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना। बस इतना समझ लो कि जो राइट हैंडेड डीएनए हैं ये सभी जंतुओं में पाया जाता है, जो कि पूरा डीएनए होता है ना, इसी स्ट्रक्चर का डीएनए होता है। और जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए हैं वो कुछ अविकसित जंतुओं में पाया जाता है, और ये अविकसित जंतुओं में डीएनए इस तरीके से नहीं होता, टूटा फूटा होता है ना। इस तरीके से होता है छड़मड़ के आकार का, गोलाकार का, अंडाकार का, ओवल आकार का, उल्टे सीधे प्रकार का होता है, जिसे हम थोड़ा सा अविकसित डीएनए कहते हैं, किसे? लेफ्ट हैंडेड को। और ये क्या है? राइट हैंडेड डीएनए का चित्र आपके सामने बना है, जो लगभग सभी जंतुओं में पाया जाता है। एक बात याद रखना, जो लेफ्ट हैंडेड डीएनए हैं जो गोलाकार होता है, इस तरीके से होता है, इसको जेड डीएनए भी कहा जाता है। इसकी जो खोज है वो बेक के द्वारा की गई थी, वैज्ञानिक बेक के द्वारा की गई थी। वैसे इतना लेवल से कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं बहुत गहराई तक जाता हूँ और किसी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ, है ना। इसके अलावा एक और डीएनए होता है जिसे सी डीएनए कहा जाता है। जो सी डीएनए होता है ये रेप्लिकेशन में मदद करता है ना, पुनर्संयोजन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये सहायक होता है ना। तो इतना ज़्यादा नहीं आता। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना आप कि डीएनए को डीएनए से जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? डीएनए को डीएनए से जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? ये व्यापम में पूछा गया था। व्यापम का ये शायद लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो लाइगेज, कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम जो है वो इसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, इसे आईएमपी करके लिख लेंगे आप, कि डीएनए से आरएनए बनाने की विधि क्या कहलाती है? डीएनए से आरएनए बनाने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? बड़े अक्षर में लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो। ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसका हिंदी नाम इसका है अनुलेखन, ठीक है। और कभी आपसे ये आ चुका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है। और आरएनए से डीएनए बनाने की जो विधि है ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन, इसको अनुकरण कहा जाता है। ये अनुलेखन है और इसको अनुकरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी, है ना, कि डीएनए ग्रुप 1 में पूछा गया था ये, और आरएनए के छोटे छोटे खंड क्या कहलाते हैं? डीएनए और आरएनए के छोटे खंड क्या कहलाते हैं? तब आप क्या लगाएंगे? प्रोब ऑप्शन में ना रहे तब आप क्या लगाएंगे? जीन। और जीन ऑप्शन में ना रहे तब आप क्या लगाएंगे? जेनेटिक कोड, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बस हम इतने ही रखते हैं, इतने सफिशिएंट है। इतने में एग्ज़ाम तो क्या, एग्ज़ाम के पिताजी भी फंस जाएंगे। अब हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या है और डीएनए कहाँ पाया जाता है और ये करता क्या है। अब आप कहेंगे कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है वो डीएनए से ही क्यों की जाती है। कुछ लोग तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसे भी समझते हैं कि देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो,
फिंगरप्रिंट अलग चीज़ है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग चीज़ है। बात क्लियर है? जो आपकी जो उंगली में जो बहुत बारीक बारीक संरचनाएं हैं, आपके हाथ में आप देखना, आपके हाथ में बहुत सारी लाइनें होती हैं। ये जो लाइनें हैं ये किसी भी दो व्यक्तियों की समान नहीं हो सकती, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की समान नहीं हो सकती। अब मैं आपको बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? पहली चीज़, जो फिंगर प्रिंटिंग है, मतलब ये जो फिंगर पर आपके प्रिंट हैं, ये जो प्रिंट हैं, ये किन्हीं भी दो व्यक्तियों के एक से नहीं होते, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के एक से नहीं होते। और जो मोबाइल का आपका लॉक खुलता है ना, वो लॉक किससे खुलता है? फिंगरप्रिंट से खुलता है ना। ये क्या है? फिंगर है और इसके ऊपर क्या है? प्रिंट है ना। ये क्या है? फिंगर है और इसके ऊपर प्रिंट है। ये प्रिंट आपने टच किया फिंगर के द्वारा और लॉक खुल गया, तो ये क्या है? फिंगरप्रिंट है। क्लियर है? लेकिन डीएनए अगर सामने जुड़ गया तो डीएनए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? हमारा जो शरीर है, इसका सबसे छोटा जो कण है वो कोशिका कहलाती है। इसका सबसे छोटा कण क्या? कोशिका कहलाती है ना। बहुत सूक्ष्म होती है, 10⁻⁻⁶ इसका शेप एंड साइज होता है। तो इतनी छोटी सी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर डीएनए पड़ा होता है। उसके अंदर क्या पड़ा होता है? डीएनए पड़ा होता है। और उस डीएनए को निकालकर फिर इसका अध्ययन किया जाता है। अब मुझे आप एक बात बता दो कि डीएनए, आपकी बॉडी में ऐसा कोई भाग है कि जहां डीएनए ना हो? ऐसा कोई भाग है जो आपके बॉडी में डीएनए ना हो? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो पूरा शरीर है, वो पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका है तो डीएनए भी होगा, निश्चित सी बात है। तो पुलिस को, या जो आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं, है ना, सीआईडी वगैरह देखते हैं, तो सीआईडी में करते क्या है? वो आपके शरीर का कोई सा भी भाग जो आपको भी दिखाई ना दे, आप यहाँ से जा रहे हैं और आपका बाल गिर गया, आपका क्या गिर गया? बाल गिर गया। और क्या होता है कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, जैसे हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा के ऊपर बहुत सारी कोशिकाएं लगातार गिर रही हैं, लगातार डेड हो रही हैं और गिर रही हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ से हमारी कोशिकाएं झड़ी, यहाँ गिर गई, दिखाई नहीं देती, तो फिर वो माइक्रोस्कोप से, वो आपने देखा हुआ, इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप से, लेंस से वो चेक करते हैं कि यहाँ क्या क्या गिरा है। तो उसमें उनको बहुत बड़ा आकार में वो दिखाई देता है। और आपकी बॉडी का जरा सा भी 1 एंगस्ट्राम भाग भी अगर उनको मिल गया, जो आपको सामान्य आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब छोटे से छोटा भाग है ना, आपके त्वचा के ऊपर का एक छोटा सा बारीक ऐसा कर दिया मैंने, तो यहाँ कुछ ना कुछ गिर गया मेरे शरीर से, तो उससे भी वो पता लगा लेते हैं कि यहाँ कौन व्यक्ति आया था। फिर आप ये कहेंगे कि पिताजी और जो बच्चे होते हैं उनका डीएनए सेम क्यों होता है? फिर तो ऐसे पता चलेगा ही नहीं कि भाई चोर पिता है कि बच्चा है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हर एक जो स्पीसीज है, हर एक जो प्रजाति है, वो प्रजाति अपना अपना एक अलग डीएनए रखती है, अपना अपना अलग एक डीएनए रखती है। मान लो यहाँ यहाँ एक अनिल नाम का लड़का है, यहाँ एक अमित है, एक अभिषेक है, ठीक है। ये 3 है व्यक्ति, तीनों के अलग अलग परिवार है। मान लो ये ब्राह्मण परिवार से है ना, ये क्षत्रिय परिवार से है, ये शूद्र परिवार से है ना, कोई भी परिवार आप मान सकते हो। तो इनका डीएनए मान लो इस तरीके से है, ऐसा है, इनका डीएनए ऐसा है और इनका डीएनए ऐसा है, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग परिवार हैं तो इनके अलग अलग परिवारों के अलग अलग डीएनए हैं। जब अनिल का बच्चा होगा तो उसका डीएनए ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। फिर अनिल के बच्चे का बच्चा आएगा, उसका डीएनए ऐसा हो जाएगा, इनका ऐसा हो जाएगा, इनका ऐसा हो जाएगा, इनका ऐसा 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 ऐसा। बात समझ में आ रही है? तो कहने की बात ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर डीएनए को मैच कराना है अलग अलग व्यक्तियों में तो बहुत आसानी से मैच हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। आप ये बात जानते ही हैं, क्योंकि आपके शरीर का एकमात्र ऐसा भाग डीएनए है
जो किन्हीं भी दो व्यक्तियों का एक सा नहीं हो सकता, भले उसकी व्यक्ति की शक्ल एक सी हो। उस व्यक्ति की शक्ल, मान जैसे आपने देखा हो कुछ बच्चे ट्विंग पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो एक ही समय में पैदा होते हैं, एक ही माता से पैदा होते हैं, एक ही खून होता है, एक ही उनके पिता होते हैं, एक ही समय में पैदा होते हैं। और इवन मैंने इतना तक देखा है कि चेहरे एक से, हाइट एक सी, आवाज़ एक सी, सब कुछ एक सा होता है, लेकिन फिर भी उनका डीएनए अलग अलग होता है। फिर भी उनका डीएनए अलग अलग होता है। कैसे होता है? इस आकार में। अगर अलग अलग परिवारों का डीएनए चेक करना है तो उनका हम आकार देखेंगे, और एक ही परिवार में मान लो पिताजी दोषी हैं कि बच्चा दोषी है, तो उनका डीएनए जब देखेंगे तो डीएनए तो हमें ऐसा मिलेगा, ये पिता का डीएनए है, ये बच्चा का डीएनए है, ये डीएनए तो हमें सेम मिलेगा, लेकिन इसमें जो कोडेड हैं, इसमें जो कोड हैं जिन्हें हम जेनेटिक कोड कहते हैं, वो अलग अलग मिलेंगे, है ना। पिताजी के में एक कम होगा और बच्चे के में एक ज़्यादा होगा। हर एक पीढ़ी में डीएनए बदल जाता है, चाहे वो एक ही परिवार हो, है ना। कुछ परसेंट डीएनए में बदलाव आता है, और उसी परसेंट को वो चेक करके बता देते हैं, है ना, कि पिता अपराधी है कि बच्चा अपराधी है। बात क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर अलग अलग की बात करें तो शेप चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर उसका देखो आकार वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भाग और ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक जो पिताजी में गुण थे वो इनके दादाजी के द्वारा आए थे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आप जिंदगी में जो काम कर रहे हैं तो वो काम आप अपने गुणों के रूप में डीएनए में डालते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो आप अपने गुण आपके डीएनए में डालते जा रहे हैं, और वही डीएनए कल आपके बच्चों में मिलेगा और वो गुण उनमें भी दिखाई देंगे। तो आज जैसा आप करोगे तो कल वो बच्चों पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा बच्चा वैसे उनके माता पिता। तो ये क्यों कहा जाता है वैसे ही? तो यहाँ तक क्या है, एक पॉइंट कम था, क्योंकि यहाँ तक इनमें इनके दादाजी के गुण थे, फिर इनका एक डीएनए और इसमें ऐड हो गया, तो इसका जो ऐड है वो इस बच्चे में प्राप्त होता है, इसलिए एक पॉइंट इसमें बढ़ जाता है। और इसी से पता चल जाता है कि डीएनए किसका है, और चोर की पहचान हो जाती है ना। अब हम बात, ये तो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, है ना, ये प्रोसेस कभी पूछा नहीं जाएगा। ये तो सामान्य जानकारी के लिए है कि डीएनए आखिर करता क्या है। अब कुछ हम इसकी साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं। होता क्या है कि आपके शरीर का कोई सा ही भाग मिल गया, एक एंगस्ट्रॉम तक का भी भाग मिल जाए तो उससे काम चल जाता है ना। कहते हैं 10 टू द पावर -9 इतना भाग अगर मिल गया तो इतने नमूने से डीएनए तैयार हो जाता है। डीएनए निकाल लेते हैं और अपराधी का पता चल जाता है। अब 10 टू द पावर -9 क्या है, तो इसको कैलकुलेट आप करा के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, इतना छोटा कण होता है। इस छोटे से कण को नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर रखा जाता है, फिर इसे बेक किया जाता है ना। फिर इसे एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है। एंजाइम से डाइजेस्ट करने के बाद कुछ रेडियो किरणों को छोड़ा जाता है ना। कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं, उनको इस पर डाला जाता है ना। फिर इसकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, और ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद इस डीएनए के बैंड प्राप्त हो जाते हैं। बैंड का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और जैसे ये स्ट्रक्चर पता चलते हैं और ये जान लिया जाता है कि ये किस व्यक्ति का डीएनए आकार है। क्लियर है? तो ये वैज्ञानिक विधि है, ये आपको नहीं जानना, ये तो उनके लिए है जो डीएनए परीक्षण करते हैं। अब आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी एक ही क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की। बस, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की? तो उन भाई साहब का नाम है एलेक जेफरी। क्या नाम है? एलेक जेफरी। 1984-85 आपको याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। ये नाम पहले याद करो। एलेक जेफरी के द्वारा ये खोज की गई थी। और ये जो डीएनए है वो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। और एक चीज और, 4 पीढ़ी के बाद डीएनए पहचानना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि डीएनए का जो परीक्षण है वो 4 पीढ़ी तक ही हो सकता है। जैसे आपका जो डीएनए है वो आपके जो 4 मतलब एक पिताजी और 3 दादाजी तक ही मैच होगा, उसके बाद मैच नहीं होगा।
है ना, उनकी बाद का अगर आपको चेक करना है तो आप नहीं कर सकते। तो 4 पीढ़ियों तक ही जो डीएनए का साइज है वो काम करता है, मैच करता है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और जो पटवारी में पूछा गया था कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो हेडक्वार्टर है ना, जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुख्यालय है ये कहाँ है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। और ये इंडिया लेवल का है, राष्ट्रीय स्तर का है, भारतीय स्तर का है, इसलिए लिखा आता है कि भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मुख्यालय कहाँ स्थित है, तब आप क्या लगाएंगे, हैदराबाद। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को हिंदी में कहा जाता है अंगुली छापन प्रक्रिया। अंगुली छापन प्रक्रिया, एक बार व्यापम ने यही लिख के दिया था, अंगुली छापन प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है। तो बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाए कि अंगुली छापन क्या होता है, तो इसको हिंदी में अंगुली छापन भी याद रखेंगे। तो हो सकता है कभी लिख दे कि अंगुली छापन का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। लेकिन आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मुख्यालय जो है वो अलग है, ये कहाँ पर है, ये सागर में है। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछेगा तो या तो स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश लगा होगा, या स्टार्टिंग में भारतीय लगा होगा, या राष्ट्रीय लगा होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय अगर पूछे तब हैदराबाद लगाना है, और मध्य प्रदेश का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मुख्यालय पूछे, या फॉरेंसिक लैब पूछे, फॉरेंसिक लैब आजकल फॉरेंसिक लैब लिख के देने लगा है व्यापम, तो फॉरेंसिक लैब पूछे तब भी आपको सागर लगाना है, ठीक है ना। तो बस इतनी बात आपको याद रखना है, और इतने के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका डीएनए से बाहर कभी जीवन में नहीं जा सकता। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आरएनए और पढ़ लेते हैं और इसको चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट आरएनए है ना। आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं है। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं है, बल्कि ये कोशिका में, पहली चीज़ तो आरएनए का मतलब क्या है, तो राइबो है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में भी होता है, केंद्रक में भी होता है, ये हर कहीं होता है, करता क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को इकट्ठा करने का काम करता है ना, प्रोटीन को एकत्रित करता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रॉबर्ट होली के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट होली ने कौन सा मॉडल दिया था, क्लोवर लीफ मॉडल। जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ना, डीएनए का क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, वैसे ही आरएनए का क्या मॉडल है, तो ये कोई बता नहीं पाता है ना। आरएनए का जो मॉडल है वो क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया, रॉबर्ट होली ने दिया है ना। इसी कारण इनको खोज का श्रेय जाता है। कभी कभी ये खोज में ये इस ऑप्शन में नहीं रहता, तो फ्रेडरिक मीसर ही रहता है ना, फ्रेडरिक मीसर लगा देना, दोनों नाम लिख लो। इनने मॉडल दिया था रॉबर्ट होली ने, और खोज फ्रेडरिक मीसर ने की थी, क्योंकि फ्रेडरिक मीसर का जो रिसर्च है वो न्यूक्लिक एसिड पर है, और न्यूक्लिक एसिड से आरएनए भी बनता है और डीएनए भी बनता है, इसलिए इनका खोज का श्रेय दोनों में आता है। बात क्लियर है। अब हम कुछ इसके प्रकार देख लेते हैं, है ना, कि आरएनए के प्रकार क्या हैं। अभी तक आपने आरएनए के 3 प्रकार पढ़े होंगे, आज हम आरएनए के 4 प्रकार आपको समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले टाइप होते हैं इसके 3, मुख्य तौर पर तो 3 होते हैं, एक अभी खोजा गया है। पहला होता है एमआरएनए, क्या होता है, एमआरएनए। दूसरा होता है आरआरएनए, तीसरा होता है टीआरएनए, और चौथा होता है एसआरएनए। पहले क्या है, एसआरएनए टीआरएनए के अंतर्गत ही रखा गया था, लेकिन फिर इसको बाद में इसे अलग कर दिया गया। एमआरएनए क्या करता है, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, है ना, लिख लेना आप जिसको आपको पता ना हो। एम मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर मैसेज भेजने का काम क्या करता है, मैसेज भेजने का काम। ये 10% भाग के बना होता है,
ये कितना भाग होता है 10%, क्योंकि ये चारों मिलेंगे ना, ये चारों मिलेंगे जब तो 100% होगा। तो mRNA कितना भाग है 10% भाग है। करता क्या है, मैसेज भेजने का काम। जैसे आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं ना, तो फेसबुक में मैसेंजर आता है, मैसेंजर आपको कहीं जाना है या कुछ करना है तो आपने खट से मैसेज भेज दिया है ना। तो वैसे ही कोशिका के अंदर कब क्या आना है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होना है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कहाँ होना है, प्रोटीन को क्या करना है, तो ये सब काम करने का काम कौन मैसेज भेजता है। कुल मिलाकर जो आपने प्रोटीन खाया है उस प्रोटीन से अमीनो अम्ल निकलता है, उस अमीनो अम्ल को चुनने का काम इसका काम है, चुनने का काम और मैसेज देने का काम। RNA 75% भाग से बना होता है। RNA आर का मतलब होता है राइबोसोमल, राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA ये 75% भाग से बना होता है। और tRNA कितना बचा, 75 और 10 85, बाकी का ये 15%, 15% 20% ये होता है। T का मतलब होता है ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर RNA है, पदार्थों को, अमीनो अम्ल को, प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करता है। आप इतना मत याद रखो, बस ये याद रखो कि कितना भाग, 10% भाग 75, ये कभी कभी 75 से 80 भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, तो आप इस तरीके से लिख लो 75 से 80%, है ना। यहाँ पर कभी कभी 10 से 15% आता है और ये 20 से 15%, क्योंकि मानव में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। और S का मतलब होता है स्मॉल RNA, स्मॉल RNA, स्मॉल RNA जो है ये काफ़ी सूक्ष्म RNA होता है, इसलिए बहुत रेयरेस्ट माना जाता है, इसलिए पहले इसे tRNA की कैटेगरी में रखा था। ये जो है ये काफ़ी छोटा RNA है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और जो काफ़ी सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है ना। और ये घुलनशील RNA भी कहलाता है। ये सूक्ष्म, इसमें कोड करके लिख लेना कि इसे सूक्ष्म RNA भी कहा जाता है, सूक्ष्म RNA भी कहा जाता है और घुलनशील RNA भी कहा जाता है, घुलनशील RNA भी कहा जाता है, ठीक है, घुलनशील RNA भी कहा जाता है। तो इतना सफिशिएंट है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इतने से आपका कोई क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम बात करेंगे। तो आगे हमारी जो क्लास है वो जीन पर होने वाली है ना। जीन से पहले हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे, गुणसूत्र पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि गुणसूत्र आप समझ जाएंगे कि कैसे हमसे बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं और बच्चों में कैसे गुणसूत्र बनते हैं, है ना। तमाम तरीके के जंतुओं में कितने कितने गुणसूत्र होते हैं, सबसे ज़्यादा किस्में हैं, सबसे कम किस्में हैं, जीन कैसे काम करता है ना, कोशिका विभाजन कैसे होता है, सब कुछ। कल का जो चैप्टर है वो लास्ट रहेगा और हमारा कल कोशिका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन पर। तो जिन लोगों ने, देखो ये जो क्लास है ये क्लास पब्लिक कर दी गई है, पब्लिक इसलिए कर दी गई है ताकि आप लोगों को ये सब पढ़ने को मिल सके, है ना, क्योंकि हमें फ्री वालों के बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपके लिए बीच बीच में एक एक क्लास ऐसे ही आती रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि अब आगे जितनी भी क्लासें हैं वो सारी प्राइवेट रहेंगी, क्योंकि लगभग मैंने 3 क्लास आप लोगों के लिए ओपन कर दी हैं, है ना, बच्चों के कहने पर। बहुत सारे बच्चे हैं पेड ग्रुप में, है ना, और जो पेड ग्रुप के बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हमने तो फीस दे दी है, आप पब्लिक कर दीजिए, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे की जो क्लास है उसके लिए आप इस नंबर पर, मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो मुलाकात है वो होगी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के इस लेक्चर को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।